हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द इन्फ्लेशन टारगेटिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप चीज़ समझिए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है। जैसे ये बिल्कुल आपको दोनों वर्ड से पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब होता है कि एक इन्फ्लेशन का हमने टारगेट फिक्स किया है। ओके, तो हमने इन्फ्लेशन का एक टारगेट फिक्स किया है, देन हम उस टारगेट के अकॉर्डिंगली ही मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उर्जित पटेल कमेटी जो 2013 में जो इसको जो है बनाया गया था, और 2014 में जो है इस कमेटी ने अपना जो सजेशन दिया था। तो उर्जित पटेल कमेटी किससे रिलेटेड है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग से। तो इसमें इसको क्या, इसका जो मेन जो इसका टास्क था वो क्या था? मेन था इसको टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे रिवाइज एंड स्ट्रेंथन करना है ताकि ये अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर पाए। एंड सेकंड था कि रिकमेंड अप्रोप्रिएट नॉमिनल एंकर फॉर कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो नॉमिनल एंकर यहाँ पे जो ये वर्ड आ रहा है, तो नॉमिनल एंकर का मतलब होता है, नॉमिनल एंकर मीन्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए ये यूज हुआ है यहाँ पे। ओके, एक पर्टिकुलर टारगेट फिक्स करना है नॉमिनल, किस चीज़ का? इन्फ्लेशन का। तो इस कमेटी से पहले कभी भी जो है ये इस तरह की हमने जो है प्रैक्टिस फॉलो नहीं की थी। अब आगे मैं डिस्कस करूँगा तो इसमें क्या क्या इन्होंने इसको जो है रिकमेंड किया था। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2014 में जो इसका रिकमेंडेशन आया, और फोकस ओनली ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या था? इनका एक ही कोर ऑब्जेक्टिव है जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ओके, तो जैसे आप देखोगे कि यूएस में जो फेडरल रिजर्व होता है तो वहाँ पे उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्लस फुल एम्प्लॉयमेंट। तो दीज आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। पर इंडिया में क्या है, प्राइमरी जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हमारा जो है मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ पे मेन फोकस होना चाहिए। और जो है जो ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट है, वो सेकेंडरी टारगेट होने चाहिए। ठीक है, तो इसको कई बार जो है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग एडजस्टिंग अ मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव द स्पेसिफाइड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो एनुअल रेट हमने पहले स्पेसिफाई किया है उसको अचीव करना है। किसके थ्रू? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे करेंगे? हम जो है रेपो रेट में चेंज कर देंगे। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? जो रेपो रेट जो होता है कि रेट एट विच जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उसमें चेंजेज के थ्रू हम जो है मनी सप्लाई में चेंज लाते हैं, और वो क्या करता है? इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि मनी जो है मनी सप्लाई कम हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे मार्केट में, तो डिमांड कम होगी, तो वैसे हम क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखोगे तो इन्फ्लेशन को किसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है? थ्रू अ डिमांड साइड। ओके, तो यहाँ पे हम सप्लाई साइड की अभी बात नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं कि हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमें क्यों ज़रूरी है ये। ओके, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग का क्या ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ गया कि हमें जो है इस तरह की पॉलिसी हमने लानी पड़ी। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में आप देखोगे कि रियल इंटरेस्ट रेट रिमेन नेगेटिव। अब ये रियल इंटरेस्ट क्या होता है? रियल इंटरेस्ट रेट आर इक्वल टू आई क्या है? ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में होता है माइनस इन्फ्लेशन रेट। आप इन्फ्लेशन रेट को जो है यहाँ पे मैं देखो कि मार्केट में अगर 8% आपका नॉमिनल इंटरेस्ट चल रहा है और आपका 9% इन्फ्लेशन है, तो ये माइनस होके क्या आपका जो है रियल इंटरेस्ट रेट माइनस में आ गया। तो इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि हमें जो है इसको इन्फ्लेशन को नीचे करना है। जैसे इन्फ्लेशन नीचे जाएगा तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। आगे देखते हैं कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्या होता है, आपकी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि एक्सपोर्ट आपका जो है कॉस्टली हो जाता है, तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो इसी चीज़ से डील करने के लिए हमें क्या करना है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। आगे देखेंगे वीकनिंग एक्सचेंज रेट। तो जैसे जैसे आप देखोगे कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ओके, तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, फॉरेन एक्सचेंज की इतनी अर्निंग नहीं हो पाएगी, तो इससे क्या होगा? हमारा एक्सचेंज रेट जो है डिक्लाइन कर जाएगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट है राइज इन इनइक्वालिटी। इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो इससे क्या होगा, अब जो फिक्स इनकम वाले लोग हैं उनका जो मनी का वैल्यू जो डेप्रिशिएट कर जाएगा, गिर जाएगा, उसके कारण उनका रियल जो परचेजिंग पावर जो है वो भी डिक्लाइन कर जाएगा। तो इसलिए वो क्या है, उनकी जो है रियल इनकम डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके। और दूसरा जो सेक्टर है जहाँ पे जो है वेरिएबल इनकम है, इन्फ्लेशन के साथ इनकम बढ़ती है तो उनके पास ज़्यादा वेल्थ आएगा। तो ये इस तरह से क्या होगा कि इकोनॉमी में इनइक्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है नंबर 5 में यहाँ पे बताता हूँ कि कंट्रोल द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। देखिए होता क्या है, कंट्रोल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, कि जैसे जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो फ्यूचर के बारे में पहले ही एक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर में जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने वाला है, तो वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे क्योंकि वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाएगा, इकोनॉमी अनस्टेबल होने के चांसेस है। पर यदि किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन टारगेटिंग को फॉलो किया जाता है तो इससे इन्वेस्टर को लगेगा कि यहाँ की जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है या सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है वो इकोनॉमी को स्टेबल रखने में जो है प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो इस केस में उनकी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि इन्फ्लेशन यहाँ कंट्रोल में रहेगा, तो यहाँ पे वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। ओके। तो ये रीज़न थे कि हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग को क्यों फॉलो किया है। अब आगे देखते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग में आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कितना टारगेट हमने फिक्स किया है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग देखोगे आप तो यहाँ पे 4% का हमने टारगेट फिक्स किया है एंड प्लस माइनस कितना 2%। इससे जो है 2% ऊपर नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे क्या रेंज बनती है, तो ये 2% से 6% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन इस तरह से रह सकता है। अगर इस टारगेट को हम जो है हमारा इकोनॉमी जो है इसको इन टारगेट्स के बाहर जाता है, अगर 2% से नीचे जाता है या 6% से ऊपर जाता है, तो इस केस में क्या होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये जो है 3 क्वार्टर तक अगर ये टारगेट जो है इस टारगेट के बारे इन्फ्लेशन जाती है तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट के सामने एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि इसका रीज़न क्या है और कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। ओके। और आगे ये भी बताया जाएगा कि कितना टाइम लगेगा कि इन्फ्लेशन हमारे इस बैंड के अंदर आ जाएगी। ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आरबीआई में कौन सा, आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इसको जो है देखती है। इसमें जो है 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इनको। तो ये इस चीज़ को देखते हैं और फिर वो सजेशन देते हैं कि किस तरह के स्टेप्स लेने होंगे। तो देखिए ये 2016 में ये सब कुछ अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आरबीआई एक्ट जो है, आरबीआई एक्ट कौन सा है, आरबीआई एक्ट 1934 को भी अमेंडमेंट किया गया था इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा जितना भी ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग है ये सारा है, तो ये डिमांड साइड मैनेजमेंट की तरफ है। इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से भी हो सकती है, ऑयल प्राइस बढ़ जाते हैं या हमारे पास जो है जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास फूड आइटम्स हैं उनके प्राइजेस बढ़ सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी तभी तक ये सक्सेसफुल होगी जब तक कि डिमांड साइड प्रॉब्लम के कारण इन्फ्लेशन को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर ये सप्लाई साइड के कारण जो है इन्फ्लेशन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो उस केस में जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। ओके। तो यहाँ पे देखिए इंडिया में जो हम फॉलो कर रहे हैं तो इसको कह रहे हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हम इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इसमें क्या होता है कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो आता है हमारा, क्या आता है हमारी इकोनॉमी का, हमारे आरबीआई का, वो हमारा जो है ग्रोथ आता है, ग्रोथ या एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो प्राइमरी क्या आ गया, इन्फ्लेशन। ठीक है। इन्फ्लेशन के साथ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ग्रोथ भी आ गया, पर हमारा प्राइमरी फोकस इन्फ्लेशन ही रहेगा। इस तरह का जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग आप देखोगे कि अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो की जाती है।
आप यूके में देखोगे, अमेरिका में देखोगे, तो वहाँ पे इस तरह की टारगेटिंग को फॉलो किया जाता है। इसी तरह आप स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करते हो तो वो कुछ कंट्रियों में, जैसे न्यूजीलैंड को आप एग्जांपल है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग को फॉलो किया जाता है। वहाँ के सेंट्रल बैंक का एक मेन टारगेट होता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो उसको क्या कहेंगे हम? स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहेंगे। ओके, तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब मैं आपके साथ अगले वीडियो में या दूसरे वीडियो में जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करूँगा कि वो किस तरह से इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।